हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? ऑडिबल 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 ऑडिबल। ऑल राइट। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। वेलकम टू क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 5। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, am I clearly audible and visible? ब्लैक स्क्रीन, हाँ यार आ रही होगी ब्लैक स्क्रीन। अभी ये कलरफुल स्क्रीन हो गई होगी। बोलो 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 बोलो। All good. Hi. Good evening, everyone. Good evening, Sufi, Akash, Shambol, Prabjot, Saurabh, Anika, Shreya, Akanksha, Anushree, Nisha, Bhavishri, and a lot of students. Hi. Good evening, everyone. I hope I'm audible and visible clearly to all of you. Let's get started with the beautiful chapter का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एटॉमिक साइज या जैसे हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं उसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया क्लास को 4-5 मिनट, बट इट्स ओके। अच्छी चीजें अक्सर देर से आती हैं। माय बैड गाइस, मेरी गलती थी, थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। बट स्टार्ट करते हैं तो लेट तक तुमको पढ़ा देगा। टेंशन क्यों ले रहे हो यार, एकदम टेंशन वाली बात नहीं है कोई भी। ठीक है, चलो भाई, एटॉमिक साइज के बारे में मैं कुछ तो पढ़ा के गई थी, अगर आपको याद हो कुछ तो देख रहे हो तुम, स्क्रीन हैंग कर गई इतना ज्यादा, मतलब समझ रहे हो कितना अच्छा वाइब सेट है क्लास की। ठीक है, चलो भाई, तो मैं आपको एटॉमिक साइज के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में बता के गई थी, जिसमें हमने बोला था कि ऐसा इतना आसान नहीं होता एटम की रेडियस निकालना। खैर, एटम की रेडियस का मतलब सबको पता है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, है ना, यानी कि सर्कमफेरेंस किसी सर्कल की जैसे हम देखते हैं, तो सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, या बोलो एक एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आखिरी शेल तक की डिस्टेंस, है ना। यस मैम, तो इसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। परफेक्ट। अब क्या एटॉमिक रेडियस निकालना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक एटम सर्कुलर है, पहली चीज, कोई सर पैर नहीं है इस बात का, है ना। हाँ, हम ड्रॉ करते हैं कई बार ऐसे स्ट्रक्चर, बट ऐसा एग्जैक्ट है हमने कहीं नहीं बोला। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है कि एक एटम बहुत ही छोटा एटम होता है, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हम आसानी से एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते, है ना, या एटम का साइज पता नहीं कर सकते। अच्छा, ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि पता नहीं कर सकते, मुश्किल है तो नहीं यार, मुश्किल चीजों को तो आसान बनाना है ना, तो मतलब we can calculate it but it is not that easy जो हमें डेफिनेशन रीड करते टाइम लगता है। ठीक है, तो देखो यही लिखा है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होती है मैम न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट तक की। This mean or typical distance from the center of the nucleus of the boundary of the surrounding shells of the electrons. Thank you. हाँ, so the mean और typical distance वही सेम डेफिनेशन को थोड़ा सा डिफरेंट करके भी लिखा गया है। तो एटम के रेडियस का मतलब तो सबको पता चल गया होगा। एक क्वेश्चन का आंसर दोगे जल्दी से? हाँ, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज भी बोल सकते हो बेटा, एक ही बात है, एटॉमिक साइज भी बोल सकते हो, एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, बोलने को तो तुम वैसे भी बहुत बोल सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब तो एटम की रेडियस मतलब मैम ये कह सकते हैं कि हम ऐसे डायरेक्टली नहीं निकालते। एटम की रेडियस निकालने के लिए ना हम कुछ बॉन्ड से रेडियस निकालते हैं। अगर मुझे एक एटम की रेडियस निकालनी है ना, तो मैं किसी बॉन्ड से ये रेडियस निकाल सकती हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं निकालूंगी। जैसे कि हम निकालेंगे कोवेलेंट रेडियस, हम निकालेंगे आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, मतलब हम कभी भी एक एटम की रेडियस नहीं निकालते, या कह लो एक एटम की रेडियस निकालने के लिए एक एटम को नहीं उठाते हैं, केवल हम दो एटम्स को लेके आते हैं, या बोल लो बॉन्ड के फॉर्म में एटम को लेके आते हैं। जैसे दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसके रेडियस निकालते हैं। दो एटम के बीच में मेटल का बॉन्ड है, और उसकी रेडियस निकालते हैं। आयनिक बॉन्ड है, और उसकी रेडियस निकालते हैं। कोई बॉन्ड नहीं है तो नो बॉन्ड वाली रेडियस यानी कि वैन डर वाल रेडियस निकालते हैं। तो इस तरीके से 4 तरीके की रेडियस निकालने का हमारे पास, यू कैन से 4 तरीके से हम रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एक करके इनको समझेंगे। 4 तरीके की रेडियस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट पहले हम देख लेंगे और उसके हिसाब से हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। What is covalent radius? बस मैम, बस आपको क्या लगता है हम क्या एकदम पढ़े बड़े बच्चे नहीं है क्या, पढ़ के नहीं आए क्या? बिल्कुल सही बोला बेटा तुमने, मुझे सेम यही लगता है। लेकिन मैम हमें थोड़ा बहुत तो आता है, हमें पता है कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। कोवेलेंट रेडियस, पहले कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब तो मैम हमें बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। देखो मैम, दो एटम होते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है विच इज कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि मैम एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
दो हाइड्रोजन को मैम जोड़ दो, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने बॉन्ड बनाया कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और कोई एग्जांपल बताओ जल्दी से। मैम 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 क्लोरीन का बॉन्ड, Cl2 मॉलिक्यूल का मतलब बॉन्ड। मैम दो क्लोरीन को उठाओ, एक क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी, उठा के दोनों को जोड़ दो, दोनों के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और भी होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे HCl भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन वाला, बस वो थोड़ा सा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। खैर अभी उससे लेना देना नहीं है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया मैम? तो हम मैम स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं एक एटम, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक कार्बन 4 क्लोरीन, याद है CCl4, ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बचपन के प्यार की तरह तुम्हें भूल चुके होगे शायद, तो मैंने तुम्हें याद दिला दिया, लेकिन फिलहाल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझ गए। ठीक है, लेकिन ये कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? देखो, जब दो एटम ने आपस में बॉन्ड बनाया तो वो कंबाइन किए, है ना, एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते टाइम ऐसे कंबाइन किया, है ना, तो इसके सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस नाप लो ना, है ना। लेट्स से इसके सेंटर को मैंने ए बोल दिया, इसके सेंटर को मैंने बी बोल दिया, तो मैंने बोला इसकी रेडियस बताओ, कोवेलेंट रेडियस बताओ, तो आप बोलोगे मैम डिस्टेंस जो ए और बी की है ना, ए से बी की जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आप निकाल क्या रहे हो, आप निकाल रहे हो रेडियस, ना कि डायमीटर तो निकाल नहीं रहे हैं ना। तो मैम इसके सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस उठा के 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। यस और नो, यस और नो, क्लियर और नॉट, मतलब समझ में आया? रीड इट तो देखो करते रहेंगे अपन, रीड इट तो होता रहेगा, है ना, मतलब किसी किसी है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, पढ़ लो अब, हो जाएगा गुड इवनिंग। किसी किसी मतलब समझ में आया, क्लियर हुआ? क्या हमारे मतलबी बच्चों को इसका मतलब अच्छे से समझ में आया? क्या हमारे मतलबी बच्चों को मतलब समझ में आया? यस और नो? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिकली मैम आपने ये बोला इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस, है ना, जिसे आप बेटा क्या बोलते हो? आप बोलते हो बॉन्ड लेंथ। इसी को आप बोल सकते हो कि जो रेडियस निकाली वो हमने कैसे निकाली, जो भी बॉन्ड की लेंथ है उसको मैम हमने 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। आप बॉन्ड लेंथ के बारे में आगे भी पढ़ोगे चैप्टर 4 में, है ना, बट फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ मतलब ये सेंटर से सेंटर जो बॉन्ड की डिस्टेंस है, बॉन्ड की लेंथ यार, इस एक एटम इधर बैठा एक एटम इधर बैठा, दोनों की बॉन्ड की जो लेंथ है उसे बॉन्ड लेंथ बोलते हो। उसे जब 2 से डिवाइड करोगे तो हमारी रेडियस निकल के आ जाएगी, है ना। यस 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 यस, क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। नोट क्या करना है? नोट बेटा ये सब करना है आपको, यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे क्या मतलब मैं बता दूंगी, वो भी नोट करना है, ठीक है। चैट्स प्राइवेट नहीं है क्या तुम्हारी? चलो ओके ओके ओके, तो यहां तक सबका क्लियर आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट रेडियस का भाई रीडिंग कर लेते हैं, क्या लिखता है भाई एनसीईआरटी। चलो, द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज द रेडियस ऑफ एन एटम अंडर द कोवेलेंट बॉन्ड विद अनदर एटम ऑफ अ सिमिलर एलिमेंट। क्लोरीन क्लोरीन को उठाया, उसका बॉन्ड लेंथ निकाली, 2 से भाग किया, आ गया हमारा, भाग बोलते हैं ना डिवाइड को, हाँ, तो 2 से भाग किया, आ गया हमारा आंसर। दिस इज कोवेलेंट रेडियस। एक बार और मैम, एक बार और, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम क्या है? एक रेडियस है किसी एटम की अंडर द कोवेलेंट बॉन्ड, जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है विद अनदर एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट, है ना। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता किसके बीच में है? तुम्हारे बीच में, उसके बीच में? अरे नहीं बेटा, वो तो वीक बॉन्डिंग हो गई ना। कोवेलेंट भी वीक है, पर तुम्हारी तो उससे भी ज्यादा वीक हो गई, तो अभी हम उस पर नहीं आएंगे। अभी हम बात करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है किन 2 चीजों के बीच में बनता है। ये बनता है 2 नॉन मेटल्स के बीच में, 2 नॉन मेटल्स, है ना, 2 नॉन मेटल्स। 2 गरीब लोग, वो तुमने वो देखा, ये गरीब आदमी भी, इसका मतलब इस एक गरीब की एक पहचान ये भी होती है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। समझ रहे हो तुम बेटा? गरीब की एक पहचान ये भी होती है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो बस वही है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्ड बन रहा है किससे? इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर हो रहे हैं उससे। और उस बॉन्ड के टाइम पे जो मैंने लेंथ निकाली, बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज उसकी कोवेलेंट रेडियस। तो मतलब अगर मुझे लेट्स से क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस जानना है, तो मैं बोलूंगी क्लोरीन को उठाओ, क्लोरीन के साथ रखो, क्लोरीन क्लोरीन को आपस में रख दो, फिर सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस को उठा के 2 से डिवाइड कर दो, तो एक क्लोरीन एटम की रेडियस निकल के आ जाएगी। और वही ऑफ कोर्स हर क्लोरीन एटम की रेडियस हो जाएगी। समझ में आया? पहले बॉन्डिंग करवाएंगे,
फिर उनके बीच की डिस्टेंस नापेंगे जो बॉन्ड लेंथ आ रही है और उसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम पता कर लेंगे एक कोवेलेंट रेडियस, मतलब एक किसी भी नॉन मेटालिक एटम की रेडियस जान सकते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, मीथेन हो गया, बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। तो उसके बेसिस पे हम कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे। नाउ क्या लिखा है देखो, the covalent radius of an element can be determined by measuring bond lengths between pairs of covalently bond atoms। मतलब तभी निकाल सकते हैं जब बॉन्ड लेंथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड वाली है, किसी और बॉन्ड के लिए हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। If the two atoms are the same kind, the covalent radius is simply 1/2 of the bond length। जैसा मैंने आपको बताया, अगर सेम है तो हम भाई डायरेक्टली निकाल लेंगे, अगर डिफरेंट है तो कई सारे अलग भी फॉर्मुलाज भी बने हैं और बाकी सारी चीजें, पर जो हमारे में हमें उतना पढ़ना है भी, ठीक है। तो अगर सेम है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एग्जांपल के लिए, क्लोरीन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, है ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। तो उनके लिए हमें ये सेम फॉर्मूला लगाना है। तो भाई कोवेलेंट रेडियस तो मेरे बच्चे समझ गए होंगे, कोवेलेंट रेडियस तो हमारे बच्चे समझ गए होंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, कोई कह रहा है डिवाइड बाय 2 क्यों किया, अरे रेडियस निकाल रहे हो ना, रेडियस निकाल रहे हो ना, तो बॉन्ड की एक लेंथ का आधा हिस्सा करो ना, खुद से सोचो, ये पूरी थोड़ी है इसकी रेडियस, आप देखो ना, ये पूरी रेडियस थोड़ी होगी, रेडियस तो हाफ होगी, तो इस वजह से, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज भूलना नहीं, क्या बना हुआ है कि कोवेलेंट रेडियस ऐसे दिखती है, एक एटम दूसरा एटम, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस है ना, सो दिस इज कोवेलेंट रेडियस। अब इस पेज पे हम वापस आएंगे, ठीक है। चलो, कोवेलेंट रेडियस समझ गया, नेक्स्ट है वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड पता है, आयनिक बॉन्ड पता है, लेकिन अगर कोई एटम बॉन्ड बनाता ही नहीं, उसका क्या? क्या लगा मैम आपको हम पूछेंगे नहीं ये क्वेश्चन? हाँ, पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा ग्रुप है जिसके एलिमेंट कभी बॉन्ड नहीं बनाते, कौन सा ग्रुप? ग्रुप 18, नोबल गैसेस। यार नोबल गैसेस थोड़ी बॉन्ड बनाती है, तो आपके हिसाब से आप ये कहना चाहते हो कि जो अपने नोबल गैसेस उनके एटम की रेडियस ही पता नहीं चलेगी? तो हमने बोला ठीक है रुको, अगर कोई एटम बॉन्ड नहीं बनाता है तो कुछ नहीं करना है, वो एटम को उठाओ, उसके भी 2 एटम को उठाओ और जितना क्लोज ला पाओ ले आओ, बहुत क्लोज तो वो आएंगे नहीं क्योंकि वो बॉन्डिंग करते ही नहीं है ना, तो जितने क्लोज ला पाओ ले आओ और उनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस नाप लो और फिर वही 2 से डिवाइड कर दो, तो उससे उसकी भी रेडियस निकल सकती है, एंड दैट इज नोन एज वैन डर वाल रेडियस, जो हमारे नोबल गैसेस में लगती है। एक बार फिर से, अगर मैंने बोला कि कुछ ऐसे एटम है मैम जो बॉन्ड ही नहीं बनाते, तो उसमें क्या लगाएंगे? वैन डर वाल रेडियस। इसे नो बॉन्ड रेडियस भी बोला जाता है, क्योंकि दरअसल बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा है ना, इसमें बॉन्ड नहीं बन रहा, पर हम इसको जितना क्लोज ला पाएंगे 2 एटम्स को ले आएंगे एंड इनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस निकाल के हम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सुनना, वैन डर वाल्स रेडियस आर डिटरमाइंड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट डिस्टेंसेस, है ना, थोड़ा थोड़ा सा दूर दूर शायद हो सकते हैं, वो एग्जैक्ट पास ना आए हो, बिटवीन अनबॉन्डेड एटम्स इन टचिंग मॉलिक्यूल्स और एटम। देखो एग्जैक्ट पास नहीं है, क्या बोला हमने बोला एग्जैक्ट पास नहीं आई, थोड़ा थोड़ा जितना ऊपर उतना पास है, तो हमने इसकी डिस्टेंस को नापा एंड फिर हमने यहां से इसकी रेडियस निकाल ली। क्या बोला मैम ने वापस से कि वैन डर वाल रेडियस कैसे दिख रही है? वैन डर वाल रेडियस कुछ ऐसे दिख रही है, एक एटम दूसरा एटम, एग्जैक्ट हमने देखो जोड़ा नहीं है, देखो हमने एक दूसरे को जोड़ा नहीं है, क्योंकि जितना पास ला पाएंगे सिर्फ उतना ही पास लाएंगे, ठीक है। फिर इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक की डिस्टेंस नाप लो, ये निकल आएगी वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, वैन डर वाल भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही वैन डर वाल कोई बॉन्ड नहीं होता, पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के पास आने का फोर्स, ठीक है। तो एक एटम को जितना पास ला पा रहे ले आएंगे, इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेडियस, ठीक है, इसी को नो बॉन्ड रेडियस में बोलते हैं, नो बॉन्ड रेडियस, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो हम उसको सिर्फ क्लोजली लेके आए एज मच एज पॉसिबल, जितना हो पा रहा है, ठीक है। तो जितना क्लोज ला पा रहे हो लाओ, उसके सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस को निकालो और वहां से आ जाएगा वैन डर वाल रेडियस, मतलब ऐसे एटम की रेडियस जो नोबल गैसेस में होती है, विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस नो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है नोबल गैसेस में, कोई बॉन्ड थोड़ी बना रहे हैं, है ना। तो मुझे नियॉन का लेट्स से एटॉमिक रेडियस निकालना है, तो दो नियॉन के एटम को उठाएंगे, पास लेके आएंगे, जितना पास ला पा रहे हैं, फिर वहां से उसकी रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेटालिक रेडियस। अच्छा, मेटालिक रेडियस का क्या लेना देना? देखो, मेटल बॉन्ड हमने क्योंकि पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आपको ये चीज समझनी है। एक मेटल की रॉड ले लो, जैसे आयरन की रॉड, कॉपर की रॉड, तो उसमें क्या होता है? मेटल की रॉड मतलब उसमें मेटल बैठे होंगे ना मैम, एग्जैक्टली। उसमें मेटल के बीच में एक बॉन्ड होता है, ठीक है।
उसे आप बोलते हो मेटालिक रेडियस। जब मेटल और मेटल, देखो नॉन मेटल कोवेलेंट हो गया, मेटल नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड होता है जल्दी से बता दो। देखो नॉन मेटल मिलता है तो कोवेलेंट बनता है। आपने दो ही टाइप के बॉन्ड पढ़े, एक नॉन मेटल, एक मेटल नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, खेदा एक अजीब सा लग रहा है साथ में बोलने में। नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बाय द वे इससे मुझे एक टैलेंट याद आ गया, मेरा हिडन टैलेंट, लेट्स कीप इट हिडन ओनली, कि मुझे ये वर्ड्स बहुत फटाफट फटाफट होता है ना, मैं बोल लेती हूँ बहुत जल्दी। तुम कुछ बोल, तुम बुलवाना चाहते हो तुम बुलवा सकते हो, समझ रहे हो। होता ना पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। गाइस कैन यू सी कितना जल्दी बोल लिया मैंने। हाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है, मुझे आता है ये सब, मुझे ये सब आता है, मुझे पता है तुम्हें भी सब आता है पढ़ने के अलावा, लेकिन मुझे पढ़ना भी आता है। दैट्स एन एक्स्ट्रा टैलेंट। दिस इज एन एक्स्ट्रा टैलेंट। वेरी गुड, आयनिक बॉन्ड, वेरी वेरी गुड, आयनिक बॉन्ड, वेरी गुड। उसे बोलते हो आप आयनिक बॉन्ड, या जैसे कई लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते होंगे, है ना, दोनों सही है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ये वाली बात आ गई सबको। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। देख लिया यार तुमने, क्या भाई क्या यार, कर दी ना छोटी बात। चलो क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिख दी क्या हो गया, स्पेलिंग गलत लिख दी, सही है। अच्छा स्पेलिंग क्या, वैंडरवॉल की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने, अरे यार सही कर लो यार तुम, वैंडरवाल्स रेडियस, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ जाए, क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड, हो जाएगा यार, बहुत अच्छे टाइम पे सिलेबस होगा तुम्हारा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो तुम लोग लिख रहे हो इसमें, बेटा सामने से बुलवा लूंगी मैं तुमसे। ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आ गई। तो मेटालिक रेडियस क्या होती है, एक ऐसी रेडियस जो मेटल मेटल के बीच में, मेटल के बीच में भी बॉन्ड हो सकता है, जिसे हम मेटालिक बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर मैंने एक मेटल की रॉड ले ली, मैंने कहा जाओ इस मेटल की रॉड में बताओ कौन सा बॉन्ड है, तो लेट्स से आयरन की रॉड, तो ऐसे आयरन ऐसे बैठा होगा, ये आयरन की रॉड है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ये और ये है क्या, ये आयरन, आयरन की रॉड है, ये आयरन है ना, एंड सो ऑन, सब में आयरन आयरन, सभी में आयरन बैठा हुआ है। तो ये एक आयरन की एक रॉड है, तो इसमें है क्या, इसमें आयरन से लेकर के आयरन दूसरे आयरन तक की डिस्टेंस, दिस इज मेटालिक बॉन्ड। तो दो मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो वहां से निकलता है मेटालिक बॉन्ड। क्या लिखा है, वैंडरवॉल रेडियस आर डिटरमाइंड, ये वैंडरवॉल की डेफिनेशन लिख दी क्या, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप इसमें लिख लो मेटालिक की, ठीक है। तो जो मेटालिक बॉन्ड होता है या मेटालिक रेडियस होती है, मेटालिक बॉन्ड या मेटालिक रेडियस होती है, वो एक काइंड ऑफ रेडियस होती है ऑफ कोर्स, जो मेटल मेटल के बीच में बन रही है, जो मेटल मेटल के बीच में बन रही है। दो मेटल के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है उसके भी सेम चीज, बाकी सारी चीजें सेम है ना, इसके सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस निकालो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेटालिक रेडियस निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मेटालिक रेडियस, क्या निकाल सकते हैं, मेटालिक रेडियस। अच्छा तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मेटालिक रेडियस कैसे बनी हुई, देखो मेटालिक रेडियस कुछ इस तरीके से बनी है, ये मेटालिक रेडियस है, ये मेटालिक रेडियस है ना, एक मेटल ये दूसरा मेटल, और इसके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, दिस इज मेटालिक रेडियस। तो मैम ये अलग से आप क्यों बना रहे हो इस पेज में, आप मुझे बेटा एक बात बताओ, आप मुझे फटाफट से एक बात बताओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी, और यही बताने के लिए ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। बताओ सबसे बड़ी रेडियस किसकी होती है, सबसे बड़ी रेडियस किसकी होती है, इन द चैट बॉक्स बताओ। मैम आप इतना परफेक्ट, सनी कह रहा है मैम आप इतना परफेक्ट गोला कैसे बना लेते हो, मैं बनाता हूं तो दीदी की रोटी जैसा शेप हो जाता है। क्या यार सनी, तुम लोग को गोला बनाने की क्या जरूरत, तुम लोग को तो आंसर शीट में जब तुम लोग मतलब जो रिजल्ट आता है उसमें इतना परफेक्ट गोला मिलता है ना। एक टीचर को गोला बनाना बहुत अच्छे से आता है। कट कर देते हैं इस बात को। क्लियर है, ए बी
ओके सी सी बी बी, सी भी बोल रहे हैं बी भी बोल रहे हैं, वाह बेटा वाह, बहुत सारे बच्चे, लेकिन मेजोरिटी ने जो आंसर दिया वो सी दिया, वेरी गुड। तो एक चीज तो इस स्ट्रक्चर को देख के बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि सबसे बड़ी जो रेडियस होने वाली है वो वैन डर वाल रेडियस होने वाली है। जो सबसे बड़ी रेडियस होने वाली है वो होने वाली है वैन डर वाल रेडियस। कौन सी होने वाली है? वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस क्यों? क्योंकि इसमें एटम पास पास आया है, इसमें एटम एग्जैक्ट कोई बॉन्ड नहीं बना रहा था, इसमें एटम ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया है ना, इसमें तो एटम सिर्फ पास पास आया था। तो सबसे बड़ी रेडियस इज वैन डर वाल रेडियस। तो जो एटम वैन डर वाल रेडियस बनाते हैं उनके एटम का साइज सबसे बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मेटालिक और कोवेलेंट में सोचो तो मेटल मेटल क्या एक दूसरे से जस्ट टच होके बन रहा था, और कोवेलेंट एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, मतलब कि उसके बाद आता है मेटालिक रेडियस, उसके बाद आता है मेटालिक रेडियस, है ना, उसके बाद आता है मेटालिक रेडियस। क्योंकि मेटालिक रेडियस में मेटल मेटल टच हो रहा है, जस्ट टच हो रहा है, मेटालिक रेडियस में मेटल मेटल जस्ट टच हो रहा है, वहीं कोवेलेंट में ओवरलैपिंग हो रही है ना, एक के ऊपर ऐसे ऐसे लगे। कोवेलेंट रेडियस ऐसे देखो, ध्यान देखो, ध्यान देखो, ये दो एटम्स हैं, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस ये है, ये दिस इज कोवेलेंट रेडियस, है ना। व्हाट इज मेटालिक रेडियस? मेटालिक रेडियस ये। व्हाट इज वैन डर वाल रेडियस? वैन डर वाल रेडियस ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट? बताओ, समझ में आया? कोवेलेंट ऐसे आए, ऐसे जुड़ गए एक दूसरे से, पकड़ के ऐसे एक दूसरे से ना ऐसे करके जुड़ गए, ठीक है। मेटालिक क्या? ऐसे आए, ऐसे ऐसे एक दूसरे के बगल बगल में लगे हुए हैं। वैन डर वाल क्या? जितना पास ला पा रहे ला रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड तो बना नहीं रहे, तो ये वैन डर वाल है, ठीक है। तो ये होते हैं तीनों रेडियस। तो सबसे बड़ी रेडियस वैन डर वाल रेडियस होती है। बेटा सब पढ़ो, बस सब कुछ एक्सेप्शन में आने वाला है भी, अभी तुम्हारे मिस एक्सेप्शन के एक्सेप्शन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना, सारी चीजें क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, नोट करिए इसको, यस यस यस, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, है ना, इसको फटाफट से नोट कर लो। और ये है क्या? ये है, ये है, ये है, ये है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस निकालने का तरीका। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। वैन डर वाल रेडियस हो गई, मेटालिक रेडियस हो गई, एक बड़ी ही प्यारी रेडियस आयोनिक रेडियस, ये बड़ी प्यारी रेडियस है। अब आते हैं आयनिक में, अब आते हैं आयनिक रेडियस में, अब आते हैं आयनिक रेडियस में। आयनिक रेडियस को हमें कंपेयर उन तीनों से नहीं करना है, वो तीनों का अपना एक ट्रेंड था कि सबसे ज्यादा वैन डर वाल रेडियस बड़ी है, फिर मेटालिक, फिर कोवेलेंट। आयनिक का उनसे लेना देना नहीं, आयनिक खुद ही एक क्या बोलते हैं ऑर्डर बताएगा, ठीक है। तो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, एक ऐसे समझो, आपको क्या लगता है मेटल में, देखो आयनिक रेडियस का मतलब पता है ना, पहले तो आयनिक बॉन्ड पता है ना क्या होता है। आयनिक रेडियस जो बन रहा है आयनिक बॉन्ड की वजह से, आयनिक बॉन्ड की वजह से, और आयनिक बॉन्ड का मतलब है मैम जो कि बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो एक मेटल और नॉन मेटल यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था यार, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है ना, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है। तो इतना तो वो तो बचपन की बात है, भूल जाओ उसको। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी बात है, एक एग्जांपल समझते हैं, इतना नहीं सोचेंगे, एक एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। एक सर्कल, एक एटम उठाए, ठीक है, दिस इज एन एटम, लेट्स से ये हमारा एक एटम है, ठीक है, ये इसका सेंटर है ना, ये इसका सेंटर है एटम का, ठीक है। अब ऐसा मान लेते हैं ये मैं हूं, ये हूं मैं, ये है तुम्हारी टापुर मैम, ठीक है, मिस एक्सेप्शन, दिस इज मिस एक्सेप्शन। ये ऐसा करते तुम्हारी मम्मी का एग्जांपल चले, ये तुम्हारी मम्मी है, ये मम्मी, मम्मी मम्मी के बच्चे हैं 4, मम्मी के टोटल हैं 4 बच्चे, एक बच्चा हरा, ठीक है, एक बच्चा गुलाबी, एक बच्चा नीला, एक बच्चा ब्लैक कलर से ड्रॉ कर दूं, तुम्हारी बात नहीं करेंगे, चलो। एक बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चा, कौन सा ले लें बताओ? लाल, मम्मी का लाल दुलार, ठीक है। चलो भाई, तो 4 बच्चे हैं, बच्चों को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, याद रखो यहाँ पे किसको हम क्या बोल रहे हैं, जब मैं बच्चा बोलूंगी तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और जब हम मम्मी बोल रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट है, देखो इससे क्वेश्चन आता है, पता होना चाहिए। ऑल्सो अगर आप कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने वाले हो ना, तो आपके लिए बहुत मतलब इजी कर दूंगी मैं चीजों को, ठीक है। अब सुनना, अब सुनना, अब क्या होगा मैम, बच्चे बैठे होंगे, है ना, बच्चे बैठे होंगे ऑब्वियसली, है ना, ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे बैठा दो,
ठीक है। एक और शेल बना सकते हो अगर चाहो तो, है ना, एक शेल भी बना सकते हो। एक और, एक बच्चा, कौन सा बच्चा, हरा और लाल बच्चा, हरा बच्चा यहाँ बैठा दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भाई बच्चों को उठाया और बैठा दिया, मतलब ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते चलना, ठीक है। अब देखना क्या हुआ। लेट्स से मम्मी क्या करी, मम्मी चारों बच्चों को पकड़ के रखी है, अरे यार कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं कुछ करना है, यहाँ जो भी है अपने, वो मम्मी का एक सबसे फेवरेट डायलॉग, आई डोंट नो आपके घर में होता है या नहीं, बेटा अपने दोस्त को यहाँ बुलाओ, तुम्हें उसके पास क्यों जाना है, नहीं 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 उसके घर में क्या है ऐसा, उसको यहाँ बुला लो, है ना। तो मम्मी थोड़ा सा एकदम स्ट्रिक्ट वाली है, सब पकड़ के रखी है अपने बच्चों को, ठीक है, बाहर आने जाने नहीं दे रही ज्यादा। अगर कोई ये वीडियो मम्मी पापा के सामने देख रहा है प्लीज उठ जाओ वहां से ठीक है, मेरी इंसल्ट मत कराना, ठीक है, और माइनस मत करने दो मेरा, ठीक है। तो सुनो, तो भाई चार बच्चों को मम्मी ने पकड़ के रखा है कि भाई कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर पे बैठो, जब देखो तब कूदाफादी करते रहते हो, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, सबको पता है मैम, सबको पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बीच में, पकड़ के रखा होता है। अब मान लो एक बच्चा चला गया, मान लो एक बच्चा जो है वो चला गया, एक बच्चा जो है वो घूमने चला गया, ठीक, घूमने क्या मतलब ट्रिप पे चला गया भाई, ट्रिप पे, एक बच्चा गया ट्रिप पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया एक एटम से, अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, या एक मम्मी के हाथ से एक बच्चा निकल गया, तो बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, सच बताना, खुश हो गया नहीं, अरे भैया ने तो रास्ता साफ कर दिया, भैया ने तो एकदम जिंदगी सेट कर दी, भैया बाहर गए, दीदी बाहर गई है, हम भी जाएंगे, हम भी मम्मी से लड़ेंगे। लेकिन मम्मी का यहाँ पे रोल क्या हुआ, वो बाकी तीन को और तेज से पकड़ के रखेंगी, समझ रहे हो, उनको पता चल गया ये झूठ बोल के चला गया, तो वो बाकी तीन की वहां पे एकदम क्लास ले रही होंगी, बैठो यहाँ पे, इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम भाई, तुम्हें लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मेरे घर में क्या होता है, मेरी बड़ी बहन थी, है ना, अभी तो वो शादी वादी हो गई उसकी, तो सबसे बढ़िया सीन मेरे घर का, गलती उसकी, उसने कोई गलती कर दिया कुछ, उसको वो पिट रही है लेट से, ठीक है, और मैं खड़ी हुई दूर से, मैं देख रही हूँ, तो एकदम से पता नहीं क्या होता था मेरे पेरेंट्स को, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम यहाँ बैठो, तुमने नहीं बताया वो कहाँ गई है, तो मतलब पता नहीं कहां से बात उससे हट के पूरा मुड़ के मेरे पास आती थी कि तुम भी बेटा कम नहीं हो, नहीं नहीं तुमने जो किया, तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मत समझो, तुम उससे भी ज्यादा बड़ी वाली हो, है ना। तो ये पता नहीं कहां से बात रोटेट होके मेरे तक आ जाती थी। सो यस, छोटे भाई बहन का होता है ऐसा। तो मम्मी के, अगर मम्मी ने बोला कि यार एक बच्चा चला गया, तो बाकी तीन पे वो और निगरानी रखेंगी, क्या टाइम था आज, तुम कितने बजे गए हो, कितने बजे आए हो, यानी कि वो बाकियों को और तेज से पकड़ के रखेंगी। एक सेकंड मैम, इन सबका केमिस्ट्री से क्या लेना देना, लेना देना है, बहुत लेना देना है, ठीक है। तो इसका क्या लेना देना है, देखो, एक न्यूक्लियस है, ये एटम है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं लेट्स से, ठीक, एटम ने इस, सॉरी न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, आप पहले तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने का मतलब क्या हुआ, एक मेटल है, कुछ भी है, कोई भी एक्स एलिमेंट है लेट्स से, उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया, मतलब मैम एक्स माइनस बन गया, यस और नो, यस और नो, एनायन पैदा होता है बेटा, एनायन, सही बोला मैंने, बिल्कुल भी सही नहीं बोला, इसका उल्टा होता है मैम, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसको आप बोलते हो मेटल, है ना, यानी कि कैटायन बन गया, ठीक। और दूसरी कंडीशन, अगर एक एलिमेंट को आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है, अभी एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर भी आएंगे, ठीक है, तो वो बन जाता है एक्स, सॉरी वाई नेगेटिव, है ना, ये बन जाता है एनायन। तो यहां पे लेना देना क्या है इस बात का, मैंने बोला अगर मम्मी का एक बच्चा बाहर गया तो वो और तेज से बाकियों को पकड़ेंगे, यानी कि इसमें जो साइज है वो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, क्यों मैम, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, इंक्रीज किया। अगर एक बच्चा बाहर गया तो बाकियों को प्रॉपर और रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आज से तुम्हारा खाना बंद, आज से तुम्हारा इस टाइम पे बाहर जाना बंद, रात में निकलना बंद, ये बंद वो बंद। तो एटम का साइज डिक्रीज हुआ, मतलब अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो ये जो न्यूक्लियस है, पहले 4 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी, अब 3 बचे, तो ये और 3 को पकड़ के रखेगा, तेज से पकड़ के बोलेगा भाई भाई तुम लोग कहीं मत जाओ, और तेज से इनको पकड़ के रखेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो न्यूक्लियस में है क्या, इसका रीजन और डेप्थ में जानो यार, न्यूक्लियस में बैठा क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन तुमने हटाया, P इक्वल्स टू E, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं न्यूट्रल में, अगर तुम दिमाग लगाओ न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, मतलब प्रोटॉन तो ज्यादा है ही पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब प्रोटॉन और खींच रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है इस सिचुएशन में, तो और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है और एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है।
एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है। मतलब जब हम एनायन बनाते हैं, मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो एनायन बनता है और एनायन पे एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाएगा, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस लिख लेना ना, तो एटम का साइज या एटम की रेडियस डिक्रीज करेगी। अब इसका एक और एग्जांपल समझो। अब मान लो छोटी सी उमरिया, एक बच्चा और आ गया, अरे बस मैम आगे की कहानी रहने दो, है ना। अब मम्मी को यहाँ पे भी दिमाग लगाना है ना, बेचारे को उठाना है, सुलाना है ना, इस पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब बाकियों से थोड़ा थोड़ा कम हो जा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब ये चौथा बच्चा आया, जैसे ही ये चौथा बच्चा आएगा भाई, तो मम्मी का ध्यान इस पे भी जाएगा, एंड इसकी वजह से बाकियों से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और एटम का साइज इंक्रीज करेगा। मैम वापस से तो एक एटम के एग्जांपल समझो। मान लो मैंने बोला यहाँ बनाती हूँ, एक एटम था अभी, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। पहले इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे बनाया हुआ था? पहले ये इसको पकड़ा हुआ था, इसको पकड़ा हुआ था, इसको पकड़ा हुआ था, इसको पकड़ा हुआ था। अब हमने बोला एक इलेक्ट्रॉन हमने गेन करवा दिया, यानी कि अब हमने क्या बनाया? अब हमने एनायन बनाया, है ना। सॉरी मैंने यहाँ पे एनायन लिख दिया, सो सॉरी, इसको कैटायन कर लेना ना, कैटायन, है ना, सो सॉरी, इसको सही कर लेना, है ना। अब एनायन बना, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया ये एनायन बन गया, और एनायन बन गया तो ये क्या होगा? हमने बोला यार एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको भी पकड़ो, तो ये बोलेगा अच्छा उस पे भी थोड़ा थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देना है, तो मुझे इससे थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना पड़ेगा। तो ऐसे तेज से खींच रहा था, पहले एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, थोड़ा सा बाकियों को खींचना उसने कम किया, तो एटम का साइज इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या हुआ? हमने बोला इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो बनता है एनायन, और जब एनायन बनता है तो यहाँ पे क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। किसी किसी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? वापस से इसको पूरा ध्यान समझो। एक न्यूट्रल एटम बैठा हुआ है, न्यूट्रल एटम में क्या है भाई? एटम है, इलेक्ट्रॉन है, पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब ऐसे वो ऐसे पकड़ के बैठा है, ठीक है, उसने पकड़ के बैठा हुआ है, एकदम से उसने बोला क्या इलेक्ट्रॉन देना है तुम्हें? दे दो मुझे इलेक्ट्रॉन, दे दो। इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। अब उसने बोला ओ शिट यार, इनको पकड़े हुए थे, थोड़ा थोड़ा इनको छोड़ के इधर भी ध्यान देना है, तो उसने अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे की तरफ भी लगाया और बाकी इलेक्ट्रॉन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किया, तो एटम का साइज इंक्रीज हो गया, है ना। उसने क्या किया? बाकियों से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा छोड़ा, एटम का साइज बढ़ा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है एनायन के केस में। कैटायन सोचो, अरे चार को पकड़ के बैठा है, एक हट गया, ओ शिट, अब बाकियों को और 30 से खींच रहा है, तो एटम का साइज डिक्रीज होता है। ये केस याद रखना। यानी कि इसका मतलब हमने क्या समझा? इस पूरी कहानी से हम किस स्तर पे पहुंचे, है ना। इस पूरी कहानी से हमने क्या समझा? हमने ये समझा मैम कि अगर एक एटम की हम बात करें तोता थोड़ी हो यार, तो क्या है, तो क्या होगा? तो एनायन का साइज बड़ा होता है, है ना, न्यूट्रल एटम से। और कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो और 30 से पकड़ेगा, एटम का साइज कम हो जाएगा, मतलब उस न्यूट्रल एटम का भी साइज ज्यादा होता है कैटायन से। और ये दिमाग में बैठा लो। अब मैं इसको एग्जांपल बताती हूँ, एग्जाम में कैसे पूछ सकता है। लेट्स से उसने बोला पहले तो ये ट्रेंड याद रखो, ऑर्डर याद रखो। क्या ऑर्डर आया कि मैम एनायन का साइज सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल एटम आता है, फिर कैटायन आता है। तो मान लो मुझसे किसी ने बोला कि N है, नाइट्रोजन एटम है, N -1, N -2, N -3, लेट सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है। तो बोले सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज बताओ किसका होगा? तो जितना ज्यादा एनाइनिक कैरेक्टर, उतना बड़ा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, साइज या रेडियस कुछ भी लिख लो, ठीक है, ठीक। और इसी का उल्टा, जितना ज्यादा कैटायनिक कैरेक्टर, उतनी कम एटॉमिक रेडियस, है ना। क्या बोला मैम ने? इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि जितना ज्यादा कैटायनिक रेडियस,
उतनी छोटी एटॉमिक रेडियस, ठीक है, क्योंकि कैटायन में साइज डिक्रीज होता है। तो अगर मुझसे इसमें कोई पूछेगा तो आप भाई आप क्या जवाब दोगे? मुझसे कोई क्यों पूछेगा, है ना, मुझसे कोई क्यों पूछेगा, पूछेगा तो इंसान तुमसे, है ना। चलो भाई, तो हमारे बच्चे बताएं इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका एटॉमिक साइज होगा, सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होगा? मैम छुट्टी कब होगी? वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, अभी कर दो तुम छुट्टी, ऐसा करो क्लास एंड करो, क्या करना पढ़ पढ़ के, पढ़ के क्या होगा, पढ़ के क्या ही हो जाएगा, पैसा मिलेगा, है ना, अच्छी जगह नौकरी करोगे, दिमाग आएगा, अच्छे इंसान बनोगे, पढ़ने से यही सब तो होता है, गरीबी में मजा है, झोपड़ी में रह रहे हैं, मस्त धूप में बाहर निकल रहे हैं ना। बंद कर दो क्लास यार, एंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोला करते हो, पढ़ लो। n-1 या -3, अच्छा कुछ बच्चे -1 में, कुछ बच्चे -3 में, तो नेगेटिव ज्यादा किसमें मैम? इसमें, इसके 3 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब क्या समझते हो? माइनस का मतलब बताओ क्या था? माइनस का मतलब मैम जैसे मैम एक मेटल है, लेट्स से एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, ठीक है, आप बोल रहे हो x -3 कब होगा? तो मैम जब वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन लिया तो थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, फिर दूसरा लिया और दूसरों से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एटम का साइज बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा एटम का साइज इसका है, फिर इसका और फिर इसका है। और वही जब किसी कैटायन को उठा लो, लेट्स से मैंने बोला, अब आप मुझे बताओ, मैंने बोला एक्स एलिमेंट है, +1 +2 +3, अब वापस भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के ऑर्डर में बोल रही हूं मैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज का ऑर्डर। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होगा? x +1 +2 +3, +1 +2 +3, उसका आंसर सबने सही दिया था, यस बेटा, -3 वाला। अब बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? गेन, यस। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे हुआ होगा मैम की जो x एलिमेंट है ना, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो x +1, 2 लूज किया +2, 3 लूज किए +3, इस तरीके से हुआ होगा। तो सबसे ज्यादा एटम का साइज किसके पास होगा? वेरी गुड वेरी गुड, +1, है ना, +1, है ना। इस बार ये हो क्या होगा कि अच्छा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो ऐसे लिखोगे x +1 फिर x +2 फिर x +3, है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इसका, है ना, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। क्यों +1 सबसे ज्यादा? क्योंकि +1 का मतलब है मैम कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो उसने तेज से पकड़ा होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन गए और तेज से पकड़ा, मतलब एटम का साइज और कम हुआ, फिर 3 इलेक्ट्रॉन गए और तेज से पकड़ा, एटम का साइज और छोटा हो गया। तो सबसे ज्यादा x +1 के टाइम पे था। और इसी तरीके से आपको ये याद रखना है। अच्छा अगर कोई +1 भी लिख दे, -1 भी लिख दे तो मैम बहुत आसान है, फिर तो पता ही है, एनायन न्यूट्रल कैटायन, एनायन न्यूट्रल कैटायन, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यार अब तुमको पता है तुम्हें क्या लिखना है, ये वाली रेडियस भी आपने पढ़ ली, मैं रीड कर रही हूँ, तब तक तुम लिख दो भाई वो वाली बात, बस वो शब्द लिख दो, उस शब्द को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए, वो शब्द लिख दो तुम। The ionic radius is the radius of an atom forming ionic bond or an ion, या जो आयन बना रहा हो, ठीक है। Atomic bonds restrict the electron and nucleus and due to this the ions or atoms don't have specific shape, बता दिया कोई शेप होता नहीं है इनका, है ना। तो एनायन सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल एटम, फिर कैटायन, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। अच्छा निकालते कैसे है इसको? तो एटॉमिक रेडियस यही है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, वही न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस उठाओ और हाफ कर दो। क्लियर क्लियर क्लियर, क्या तुम्हें बेटा सारे टाइप की रेडियस समझ में आ गया? बताओ क्या तुम्हें सारे टाइप की रेडियस समझ आ गया? बताओ क्लियर हुआ? सारे टाइप की रेडियस समझ आ गया? ये दोनों व्हाइट वाली स्टेटमेंट्स रिपीट कर दो मैम। व्हाइट वाली स्टेटमेंट क्या है भाई? ये इतनी देर जो पढ़ाया उसको शॉर्ट में लिख दिया बेटा। जितना ज्यादा एनायनिक कैरेक्टर, एनायनिक कैरेक्टर का मतलब क्या समझे? एनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा, हमने बोला उतना बड़ा उसका साइज होता जाएगा। जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन गेन, एनायनिक कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन, जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन एक एटम गेन करता जाएगा तो वो दूसरों से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मम्मी के और बच्चा आ गया तो भाई दूसरों से मम्मी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हटा रही है, यही तो हुआ ना। तो एटम का साइज बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, घर बढ़ रहा है वहां पे, ठीक है। जितना ज्यादा कैटायनिक कैरेक्टर, कैटायनिक का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे, है ना। एक बच्चा चला गया तो और दूसरों को पकड़ के रखा, 2 चले गए और 3 से पकड़ के रखा, तो यानी कि एटम का साइज कम होता जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर क्लियर, आ गया सबको? आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट होंगे एक्सेप्शंस पे एक्सेप्शंस पे एक्सेप्शंस, लेकिन 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 चलो भाई फटाफट से मुझे बताओ, मैंने
आंसर, एक आपको चीजें बताई थी, उन चीजों पे थोड़ी चर्चा करते हैं। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज, ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस। तो आप लिखो, इंक्रीज करता है तो आईएनसी लिख देना, डिक्रीज करता है तो डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट एक एटम का साइज क्या करता है, ठीक है, बताना। चलो तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मतलब इस तरीके से मूव कर रहे हैं ऐसे यहाँ पे, ठीक है, हम ऐसे मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट हमें पता है एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या करता है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, ठीक है, साइज लिख लो, रेडियस लिख लो, एक ही बात है यहाँ पे ना। वेरी गुड, डिक्रीज। रीजन बताना जरा, तुक्का तो नहीं है, रीजन बताओ। रीजन बताया था मैंने आपको, है ना, क्या रीजन होता है, नंबर ऑफ शेल्स कम हो जाती है। क्या रीजन होता है बताओ, क्या रीजन होता है, डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है, लेकिन क्यों, रीजन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एटम का साइज डिक्रीज होता है क्यों, शेल्स वेल्स तो कम नहीं हो रही है, हाँ बताओ बेटा, अगर शेल कम हो गई ना इस बार, कसम से बता रही हूँ तुम्हारी जिंदगी कम कर दूंगी मैं आके, अगर तुमने इसका गलत आंसर दे दिया ना, फिर मैं तुमको बताऊंगी। डिक्रीज इज द राइट आंसर, बट वाई, वाई, क्या शेल कम हो रही होती है, क्या हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, वेरी गुड वेरी गुड, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे आप बोल रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, सभी ने करेक्ट बताया, सभी ने एकदम करेक्ट बताया, परफेक्ट 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 परफेक्ट, है ना, क्योंकि मैम जेड इफेक्टिव जिसे हम लिख रहे थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, ऐसे लिख दो, न्यूक्लियर चार्ज मैम वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस और तेज से पकड़ने लगता है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट में, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ शेल सेम रहती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है न्यूक्लियस का, वो और तेज से पकड़ के खींचने लग जाता है, ठीक है, ये पूरी कहानी होती है। लेकिन अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, देखो, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड उठाओ, पीरियड 1, मतलब ये आप पीरियड की बात करो, अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट मतलब अलोंग द पीरियड, है ना, अलोंग द पीरियड, ठीक, तो जरा पीरियड 1 को उठाओ, पीरियड 1 क्या होता है, पीरियड 1 में सबसे पहले हाइड्रोजन होता है और दूर कहीं हीलियम बैठा होता है ना, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब ओ मैम एटॉमिक रेडियस लिखनी है ना, मैम देखो बहुत आसान है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो मैम हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो मैम ज्यादा होगा एटॉमिक साइज ऑफ हीलियम से। मैंने बोला नहीं बेटा, नहीं बेटा, बस बेटा तुम केमिस्ट्री को यही तो नहीं समझ पाए, बस यही तो तुम केमिस्ट्री को नहीं समझ पाए, ये है एक एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन, समझ रहे हो, तुम लोग पे तरस भी आता है कभी कभी पढ़ाते हुए, है ना, भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था, वो भी एक्सेप्शन ही थी बेटा, सब तुम्हारे साथ एक्सेप्शन खेल रहे हैं, देख रहे हो, तुम सीधे हो, बोले हो, तुम बेचारे बच्चे हो अभी, तुम नहीं समझ पाते हो, लोग गलत करके चले जाते हैं तुम्हारे साथ, देख रहे हो, हाँ, वो बता रहे हैं इतनी देर से जो चीज पढ़ा रहे हैं वही गलत हो गया, मतलब जो टॉपिक को हम पढ़ते जा रहे हैं जनरल ट्रेंड पढ़ा पर वो गलत हो गया, पर क्यों गलत हुआ, कुछ तो रीजन रहा होगा ना बेटा, कुछ तो रीजन रहा होगा, जो तुमने सोचा अगर वो नहीं हुआ तो कुछ तो रीजन रहा होगा, बताओ क्या रीजन रहा होगा, क्या रीजन रहा होगा, क्या रीजन रहा होगा, कोई एक बच्चा बता सकता है, कोई एक बच्चा, एक बच्चा, बता जल्दी जल्दी से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नहीं, गलत, और कोई, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जा रहा होगा, नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है, सब समझ आने लगता है तभी एक्सेप्शन आ जाते हैं, वही तो बात है ना बेटा, वही तो बात है, सब समझ जब तुम्हें आता है वहीं से केमिस्ट्री शुरू होती है, कि अच्छा बेटा तुम्हें लगता है तुम्हें सब आता है, केमिस्ट्री बनी ही है तुमको तुम्हारी असलियत बताने के लिए, केमिस्ट्री बेटा तुम्हें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा रही है, तुम समझ नहीं रहे हो, केमिस्ट्री के हिसाब से जब तुम सब कुछ जान गए हो सामने वाले के बारे में, वहीं से समझो तुम्हें स्टार्ट करना है चीजों को जानना, ठीक है, यही तो केमिस्ट्री है, दिस इज व्हाट केमिस्ट्री टीचेस अस, है ना, बताओ, नॉन मेटल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं 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 नहीं, मेरे पास एक भी शायद करेक्ट आंसर आया नहीं, चलो हो सकता है एक दो किसी ने दिया हो देखा नहीं हो, करेक्ट आंसर ये गलत है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है क्या, इसका एक्सेप्शन पहले तो क्या है, हीलियम की एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस ऑफ हीलियम या एटॉमिक साइज ऑफ हीलियम वो ज्यादा होता है एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन से, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, रीजन है बेटा, हीलियम क्या है,
एक नोबल गैस, और नोबल गैसेस में क्या लगता है, वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस। और वैन डर वाल्स रेडियस तो बड़ी होती है, चाहे हाइड्रोजन कोई भी रेडियस क्यों ना बना रहा हो, कोवेलेंट जैसे ही बना रहा होगा ना, कोवेलेंट रेडियस से, कोवेलेंट रेडियस से, है ना। तो यहां पे आंसर होगा कि हीलियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ऐसा हर पीरियड में होगा, ये वाली जो बात है ये फॉलो होगी, ये वाली जो बात है ये फॉलो होगी हर पीरियड में, एवरी पीरियड, 7 के 7 पीरियड ये वाली बात फॉलो करेंगे, 7 के 7 पीरियड ये वाली बात फॉलो करेंगे। मतलब जब आप पीरियड 2 में आओगे, पीरियड 2 में क्या, देखो पीरियड 2 में क्या है मैम, क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो नियोन सबसे आगे होगा, नियोन सबसे आगे होगा, क्योंकि नियोन में क्या लग रहा है, वैन डर वाल्स रेडियस, और वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होती है, वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होती है। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। कुछ बच्चों ने क्या लिखा है कि मैम हमने सही बताया था, तो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल से यही है पेज, है ना। हाँ, एटॉमिक रेडियस ऑफ हीलियम ज्यादा होती है, सिमिलर इन ऑल पीरियड्स, रीजन समझ गए। नोबल गैसेस क्योंकि वैन डर वाल्स रेडियस बना रही है, वेयर एज द अदर एलिमेंट फॉर्म कोवेलेंट रेडियस। तो ये हमारे एटॉमिक रेडियस का मतलब हुआ। पहली चीज सबको समझ में आई, तो पहला एक्सेप्शन है कि हर एक पीरियड में जो नोबल गैस बैठी है वो हमेशा सबसे आगे होगी एज कंपेयर टू बाकी, बाकी सब में फिर वही होगा, डिक्रीज करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। जैसे अगर मान लो इसकी बात कर लो तो ये सही था, बाकी ये सही है ना, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है, तो ये सही है, ये सही है। बस यहाँ पे नियॉन को उठा के आगे रख देना, है ना, नियॉन को उठा के, तो यानी कि इसके भी पहले आएगा नियॉन, ये बस ये नियॉन यहां मत लिखना, ठीक है। बाकी सही है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है, एटम का साइज कम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बाकी सारी बातें सही है। नोट कर लिया, बताओ, नोट करो इसे फटाफट से, जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लो। नोटेड। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब आता है डी ब्लॉक। यार डी ब्लॉक तो बहुत ही मजेदार है, डी ब्लॉक तो बहुत ही मजेदार है, बस डी ब्लॉक सुन लो फिर एंड कर देंगे, ठीक है। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं डी ब्लॉक में, ठीक है, ध्यान सुनना। डी ब्लॉक में सबसे पहले आप 3D सीरीज की बात करते हो, ठीक है, 3D सीरीज जो कि किसमें आता है, पीरियड 4 में आता है, 4 5 6 7 8, हाँ 4 5 6 7 8, पीरियड 4 5 6 7, हाँ पीरियड 4 में आता है ना, पीरियड 4 में आता है, जिसमें हम स्पेसिफिकली 3D सीरीज की बात करते हैं। 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं मैम, इसमें होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये होता है मैम, है ना, ये होता है हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब सुनना, अब सुनना, इसमें बहुत ही अजीब सा ट्रेंड होता है, बहुत ही अजीब सा ट्रेंड होता है। पता है क्या होता है इसमें, क्या होता है, पहले सबसे पहले यहां से लेकर के मैंगनीज तक एटॉमिक साइज सेम ट्रेंड फॉलो करता है जो आपने पढ़ा, यानी कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, जो हमने पढ़ा, जो हमने पढ़ा। अच्छा, हमने क्या रीजन पढ़ा था डिक्रीज होने का, जो रीजन पढ़ा था वही रीजन भी है कि मैम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस तेज से अपने पास खींच रहा है, ठीक है। यहां से यहां आयरन, कोबाल्ट, निकेल में बेटा एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज सेम हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, समझ रहे हो तुम। इतना ही नहीं, रुको जरा सब्र करो,
कॉपर से जिंक में जब आप आगे बढ़ते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज छोड़ो, कांस्टेंट छोड़ो, इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। एक बार एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, एक बार कांस्टेंट हो रहा है, एक बार इंक्रीज तक कर जा रहा है। इतना ज्यादा वेरिएबल चेंजेस कैसे आ सकते हैं भाई? इतने वेरिएबल मतलब इतने चेंजेस कैसे पॉसिबल है मैम? देखो समझो, अब आपको इसके लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाननी है, ठीक है? ध्यान से देखना, इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी मैम? सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो मैं लिखती हूँ। आर्गन 4s2 3d1, मैं सबके ऐसे लिख दूं 4s2 3d2, 4s2 3d2, है ना? सभी में आर्गन लगा है बेटा, आपको पता ही है ना। 4s2 3d3, 4s2 3d4, 4s2 3d5, 4s2 3d6, है ना? 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9, 4s2 3d10। अब मुझे पता, आप बोलोगे मैम इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और इस वाले का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन है, मुझे पता है, रुक जाओ अभी। चलो, इससे क्या लेना देना हुआ? अब देखो बहुत अच्छी बात है, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ऐसा दिखेगा। देखना, सुनना, स्कैंडियम कैसे दिख रहा होगा? एक इलेक्ट्रॉन आया होगा। टाइटेनियम मतलब 3d2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए डी में। विनेडियम मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। क्रोमियम मतलब 4 आ गए होंगे। मैंगनीज मतलब 5, मतलब यहाँ तक 5 इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है? यस मैम। लेकिन आयरन में क्या हुआ मैम? 6th इलेक्ट्रॉन। अब देखो, आयरन को मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। आयरन का मतलब 6th इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हुई। फिर कोबाल्ट मतलब 7th इलेक्ट्रॉन आ गया। निकल मतलब 8th इलेक्ट्रॉन आ गया। तो दरअसल शुरुआत में हो क्या रहा है? कोई भी पेयरिंग नहीं हुई। तो शुरुआत में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रहा स्टार्टिंग में ये रीजन क्यों हुआ? क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना मैम, वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। अभी मैं आपको इसको शील्डिंग इफेक्ट के थ्रू भी समझाऊंगी, जो आगे वाले लेक्चर्स में बता दूंगी, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी, पर फिलहाल आप ये देखो। वहीं जब आप आयरन कोबाल्ट निकल में मैम पेयरिंग शुरू हो गई। देखो पेयरिंग स्टार्ट हो गई। क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला पेयरिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो गई। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से धक्का मुक्की चल रही है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक साथ, देखो पेयरिंग आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा रिपल्शन होगा। न्यूक्लियस तेज से खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन धक्का मुक्की में लगे, तो यहाँ पे दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को, एटम के साइज को छोटा होना चाहिए, न्यूक्लियस तेज से खींच रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ एक और काम हो रहा है, और वो हो रहा है कि मैम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो भी तो हो रहा है, तो वो बराबर हो गया, वो बराबर हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे एटम का साइज भी बराबर हो गया। और भी अच्छी बात, कॉपर और जिंक का सोचो क्या होता है? कॉपर और जिंक में तो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं लगभग, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल भाई, पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है, पूरी पेयरिंग फुल हो जाती है, फुल्ली पेयर्ड हो जाते हैं सबके सब फुल्ली पेयर्ड हो गए। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन और ज्यादा हो गया, तो न्यूक्लियस चार्ज लगा रहे पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में धक्का मुक्की ज्यादा करने लगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है ना, वो ज्यादा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, और इन रीजंस की वजह से ही ये पूरी कहानी हो रही होती है, ठीक है? तो वहां पे देखो क्या होगा, न्यूक्लियस खींच रहा है पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इतना धक्का मुक्की कर रहे हैं कि एटम का साइज बड़ा ज्यादा हो रहा है। तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर या डोमिनेटिंग फैक्टर जो बनता है वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बन जाता है। एंड दिस इज डी ब्लॉक। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है कि अगर मान लो एक साइड आपने एटॉमिक साइज ले लिया, एटॉमिक रेडियस ले लिया ना, तो वैसे बनता है, देखो ऐसे, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ गया, ऐसे, फिर कांस्टेंट, पहले डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ गया। इस तरीके से एटम बैठे होते हैं, ठीक है? फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है एटॉमिक साइज। देखो इसका ग्राफ दिखाती हूँ, ये देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, साइज नीचे होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? अरे मैम वही रीजन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से। फिर देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मैम जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ पे मैम, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो ऑलमोस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बराबर है किसके? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन पे। फिर देखो इसके बाद साइज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैम इस बार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, तो रिपल्शन ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यही देखो 4D सीरीज में हो रहा है यही चीज
ऊपर वाले एलिमेंट्स में होगा। किसे किसे क्लियर है बता दो जल्दी से, हमारे कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? बस बस छुट्टी करने जा रहे, बताओ पहले, पहले बताओ क्लियर है, क्लियर है, यस और नो, क्लियर क्लियर क्लियर, यस और नो, यस और नो, यस। तो यहाँ पे एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है भाई डी ब्लॉक पे। पहले एटम का साइज जो डिक्रीज होना चाहिए था डिक्रीज हो रहा है, फिर बराबर हो रहा है और फिर इंक्रीज भी हो रहा है। किसे किसे क्लियर है ये वाली बात? क्या हमारे बच्चों को आ गई ये वाली बात? क्लियर 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 क्लियर। मैम व्हाट इज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन? बेटा इलेक्ट्रॉन की जब पेयरिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में थोड़ी थोड़ी धक्का मुक्की हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर भी मैं पढ़ाऊंगी, जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी तो शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर भी यहाँ पे लगता है, तो उससे रिलेटेड भी बता दूंगी, ठीक है। पहले ये आना चाहिए तो शील्डिंग इफेक्ट आसान लगने लगेगा। बताओ भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया, परफेक्टली क्लियर हुआ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यही चीज यहाँ पे देखो लिखी भी होगी, है ना। डी ब्लॉक शो वेरिएबल चेंजेस इन एटॉमिक रेडियस, बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं डी ब्लॉक में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एटम का साइज डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद बढ़ने भी लग जाता है, ठीक है। डिक्रीज होता है, कांस्टेंट होता है और फिर उसके बाद इंक्रीज भी होने लग जाता है। चलो यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वाई ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है इसलिए साइज छोटा होना चाहिए ना, शेल भी तो सेम है, तो वही तो बताया। लेकिन यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो गई, जब इसमें देखोगे तो डी ब्लॉक में पेयरिंग शुरू हो जाती है, और जब पेयरिंग स्टार्ट होती है तो एक ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो थोड़ा थोड़ा वो रिपल्शन भी दिखा रहे होते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक, और क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक ये वाला पॉइंट और एक इसके आगे वाला पॉइंट, दोनों क्लास 12th में एज इट इज उठ के लगे हुए, एज इट इज, मतलब यही सेम स्लाइड है, यही सेम चीज है। तो आपको अगर यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वहां, ठीक है। चलो भाई, डाउना ग्रुप, अच्छा जल्दी से हमारे बच्चे बता दें, जल्दी से हमारे बच्चे बता दें डाउना ग्रुप होता क्या है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हमारे बच्चे बताएंगे एटम का साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, यानी कि क्या बोल रहे हैं हम, टॉप टू बॉटम, यानी कि हम बोल रहे हैं ग्रुप वाइज, ठीक है। टुवर्ड्स द ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम एटम का साइज क्या होता है? एटम का साइज क्या होता है सबको पता है मैम, अब बोलने की जरूरत नहीं है, इंक्रीज होता है। और रीजन ये होता है मैम इसका, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, ठीक है, सही है, ये सब में सही रहेगा, ये सब में सही रहेगा, ये सभी बात, ये बात सभी में सही भी है। ग्रुप 1 में भी यही होता है, 2 में भी यही होता है, 13 14 15 16 17, ठीक है, पर डी ब्लॉक में नहीं होता। डी ब्लॉक में फिर से एक्सेप्शन आएंगे, फिर से डी ब्लॉक में एक्सेप्शन, बाकी सब में ये फॉलो होगा, पर डी ब्लॉक में यहाँ भी एक्सेप्शन है, डी ब्लॉक में यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, ठीक है। डी ब्लॉक में यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, सभी ने सही लिखा है कि यहाँ पे क्या होगा, एटम का साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। लेकिन डी ब्लॉक में बहुत प्यारा सा एक्सेप्शन आता है, जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे बैठा होता है लैंथनम, देखो लैंथनम, है ना, और लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है ना। देखो एक लैंथनम बैठा होता है, लैंथनम, जिसका एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 57 होती है। लैंथनम के बाद बेटा हॉफनियम आता है, हॉफनियम का एटॉमिक नंबर क्या 58 होता है? नहीं मैम, लैंथनम के अंदर बैठे हैं लैंथेनॉइड्स, 14 लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स, है ना, उसके बाद हॉफनियम आ रहा है। तो हॉफनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 57 ना हो, 58 ना हो के 72 होता है, 72, Z की वैल्यू 72 होती है, ठीक है। तो हॉफनियम में लेकर के कुछ कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस आएंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल बस ये बात याद रखना कि लैंथनम के बाद जो हॉफनियम आता है उसका एटॉमिक नंबर जस्ट बगल वाला नहीं होता, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है, पर पीरियोडिक टेबल में नीचे कुछ एलिमेंट बैठे हुए हैं जो लैंथनम के अंदर पाए जा रहे हैं, एक्टिनम के अंदर पाए जा रहे हैं। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जिससे हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक, ठीक है। फिलहाल के लिए यही आज का भाई हमारा सेशन। बताओ क्लियर है? बताओ बताओ, क्लियर है क्लियर है क्लियर है? मैम मेरे भी आपकी तरह बैंग्स हैं, बैंग्स हैं, अच्छा ओके बैंग्स है, ओके बैंग्स है। कैसे मेंटेन करें मैम, स्टाइल कैसे करें, सुहानी जैन पूछ रही है। सुहानी सच बता रही हूँ, ये सब मोह माया है, कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बेटा, बाल बहुत जल्दी झड़ने वाले हैं। सुहानी तुम समझ नहीं रही हो यार, बहुत खराब टाइम चल रहा है, मुझसे ये सब पूछ के मुझे रुलाओ मत। क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। अगर छुट्टी नहीं मिली तो कच्चा पपीता, पक्का पपीता, 3 टाइम रोने वाला इमोजी के साथ। बेटा 3 टाइम क्या, तुम तो बेटा दिन के 4 टाइम तो रोते ही होगे कम से कम। कोई बात नहीं यार, छुट्टी का क्या लेना देना इससे।
चलो ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप हमारे बच्चों को आज का सेशन हुआ होगा परफेक्टली क्लियर। मेक श्योर अगर तुम कल आने के पहले रिवाइज करके नहीं आए तो बेटा तुम्हें मेरी तरफ से छुट्टी है, क्योंकि कल का टॉपिक जो है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो बहुत ज्यादा रिलेट करोगे आप इस चीज से, तो पढ़ के आना थोड़ा सा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में, और मेक श्योर